एक दिन की बात है, दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपनी दुकान पर बैठा दोपहर का खाना खाने के लिए दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। अचानक मुझे सामने से एक खूबसूरत लड़की आती हुई दिखाई दी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में लालच आ गया। एक तो खूबसूरत लड़की, ऊपर से ग्राहकी का लालच। मुझे पता था कि ऐसी लड़कियां बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। मैं रुक गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। फिर जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। वो लड़की अदाओं के साथ चलती हुई मेरी दुकान पर आ गई। मेरी कपड़ों की दुकान थी। मैं अपनी दुकानों में काफी महंगे और फैंसी सूट रखता था। मैंने उसे काफी सारे सूट दिखाए, जिसमें से उसने 3-4 सूट मुझसे पैक करा लिए और 2 महंगे से महंगे सूट और भी दिखाने के लिए कहने लगी। वो मुझसे बात भी कर रही थी और सूट भी देख रही थी, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब मैं सोच रहा था कि जल्दी से मैं इससे फ्री हो जाऊं और खाना खाने चला जाऊं। खैर, उसने 2 सूट और ले लिए और पैक कराकर चलने लगी। मैंने उसको पैसों के लिए बोला, या तो वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और पैसों का नाम आते ही उसने आंखें बदल ली और फिर उसने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही 5-6 लोग मेरी दुकान में आ गए और बिना कुछ देखे और सुने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मुझे मेरी बात रखने का भी मौका नहीं दिया और वो लड़की आराम से सूट लेकर निकल गई। मैं पूरी मार्केट और अपने मोहल्ले में बदनाम हो गया। लोग मुझे गलत नजरों से देखने लगे। मोहल्ले के आवारा लड़के मुझे लड़की बाज कहने लगे। धीरे धीरे मेरी दुकानदारी भी बहुत कम हो गई। एक छोटे से लालच ने मेरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। मैंने उस लड़की को भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। खैर, कुछ वक्त बीतता गया और लोग इस बात को भूलने लगे। मेरी दुकान पर अब पहले की तरह औरतें भी आने लगी और दोबारा से मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई। लेकिन मैंने इस लड़की को ढूंढना बंद नहीं किया था, क्योंकि मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि मैं उस लड़की से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे जाने देना चाहिए था। और धीरे धीरे जब वो तुम्हारे जाल में फंस जाती, फिर तुम उसके साथ कुछ भी करते। पर अब तुम उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि वो लड़की अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी। दोस्त की बात सुनकर मैं निराश हो गया, लेकिन मेरे दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई थी कि उस लड़की से मुझे बदला तो जरूर लेना है। इस बात को अब 4-5 महीने हो गए थे। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति मेरी दुकान में आया। वो चेहरे से बहुत परेशान और टेंशन में लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि बाबा, क्या बात है, आपको क्या चाहिए? बोला, बेटा, घर के हालात बहुत खराब हैं, कुछ मदद कर दो। मैंने बाबा को 50 रुपये दे दिए और वो बाबा मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। अब वो बाबा मेरे पास दूसरे तीसरे दिन आ जाता और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता और चला जाता। मैं भी हमेशा की तरह उनकी मदद कर दिया करता था। एक दिन बाबा हमेशा की तरह मेरे पास बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने मना कर दिया। फिर बाबा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, जिसके लिए पहले मुझे इनके घर जाना होगा। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन बाबा के ज्यादा बोलने पर मैंने हाँ बोल दिया और शाम को मैंने सवेरे दुकान बंद कर दी और बाबा के साथ उनके घर चला गया। उनका घर बहुत छोटा सा था और वो भी किराए का था। ये मुझे हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। मेरी एक भतीजी है, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसके लिए और भी रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं था। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी दुकान पर आ रहा हूँ। मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए सोचा कि तुमसे बात कर लूं। मैं चाहता हूँ तुम इससे शादी कर लो। बाबा की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर उससे भी ज्यादा जोर का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने मुझे अपनी भतीजी की फोटो दिखाई। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने मुझे भरे बाजार में लोगों से पिटवाया था और मेरी इज्जत पर एक धब्बा लगा दिया था, जिसे मैं आज 3-4 महीने के बाद भी मिटा नहीं पाया था। उसकी फोटो देखते ही मेरे अंदर बदले की आग जल उठी और बाबा जी को मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये सुनकर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और बोले, बेटा, मेरी भतीजी को माफ कर दो, इसने तुम्हें बिना बात के बदनाम किया है। इसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और बूढ़े बाबा ने बताया कि इस लड़की की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में 100 लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी भतीजी के इस झूठे ड्रामे ने मुझे लोगों की नजरों में गिरा दिया, क्योंकि गलती चाहे औरत ने की हो,
लेकिन लोग हमेशा कसूरवार मर्द को ही समझते हैं। बाबा जी मेरी सारी बात समझ गए और दोबारा से माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे भी इस लड़की से बदला लेना था। मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा। मैंने बाबा जी के झुके हुए सर को देखकर बोला, ठीक है बाबा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। मैं आपकी भतीजी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पहला पत्ता फेंक चुका था। मैं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इस लड़की से बदला लेना चाहता था। मैंने इन्हें अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है और मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं रहती, वो गांव में रहती है। मैंने इनसे 2 दिन का वक्त मांगा और कहा मुझे मेरी माँ से भी अनुमति लेनी है, और मैं अपने घर आ गया और रात भर सोचता रहा कि शादी करूं या नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई जिससे मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा और मैं उस लड़की को सबक भी सिखा दूंगा। और अगले दिन मैंने बाबा जी को बोल दिया कि मेरी माँ बीमार होने की वजह से नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने मेरी शादी के लिए हाँ बोल दी है। बाबा जी ये सुनकर बोले, चलो ये तो अच्छी बात है। मैंने भी अपनी भतीजी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया, वो भी तुमसे शादी करने को तैयार है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसे एक झटके में उसने मुझे बर्बाद किया था, इसी तरह बर्बाद होने की अब उसकी बारी थी। मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली और शादी का दिन आ गया। मैं दोस्तों के साथ दुल्हा बनकर उसके घर पहुंच गया और बाबा जी ने खुशी खुशी मेरी शादी अपनी भतीजी दीपाली से कर दी और वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। दीपाली को दुल्हन बने देखकर एक पल के लिए मैं उसकी सारी गलती भूल गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जल्द ही मेरे सर से मोहब्बत का भूत उतर गया। मैं फिर से सोचने लगा कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया था। वो शादी की रात जो उम्मीद मुझसे कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे बहुत डांटा और यहाँ तक कि उसे एक गंदे चरित्र की लड़की भी बोल दिया और ये भी कहा कि मैंने तुमसे शादी मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे चाचा के भीख मांगने पर की है। मेरी ये बातें सुनकर वो रोने लगी, मगर उसके आंसू देखकर मुझे दुकान वाला हादसा याद आ गया। कैसे इसने अपने मगरमच्छ वाले आंसू निकालकर लोगों को इकट्ठा किया था और मुझे पिटवाया था। और इसके बाद 2 दिन तक मैंने दीपाली से कोई बात नहीं की, लेकिन उसे बार बार बुरा भला बोलता रहा। मैंने दीपाली को खूब बेइज्जत किया, मगर फिर भी मुझे लग रहा था कि दीपाली हार कर भी जीत गई, क्योंकि दीपाली को इस शादी से क्या परेशानी होगी। वो तो अपने पिता के घर तक में ना रही थी, बल्कि अपने चाचा के घर में रहती थी। वहां उसकी देखभाल कौन करता होगा। 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी उसे खाने को मिलती होगी। मेरे घर में उसे अच्छा खाना और अच्छा पहनने को मिल रहा है, फिर इसे क्या दुख होगा। मैंने दीपाली पर क्रूरता की हद कर दी। जब मैं घर आता तो वो मुझसे खाने को कहती, फिर मैं नमक या मिर्च तेज होने का बहाना बनाता और उसे मारने लगता। अगर वो मुझे कुछ खाने को देती तो मैं उसे फेंक देता। मेरे इस व्यवहार से कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अपने किए के लिए हर बार मुझसे माफी मांगती थी। इसका तड़प तड़प कर रोना और माफी मांगना देखकर मुझे बहुत मजा आता था। मैं ज्यादातर इसे गंदा चरित्र होने का ताना देता और कहता, बताओ इससे पहले तुमने कितनी शादियां रचाई हैं और कितने मर्दों से तुम्हारे संबंध रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर वो रोने लगती और एक दिन उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। एक दिन जब मैं घर आया तो दीपाली बैठी रो रही थी। मैंने देखा और तेज आवाज में बोला, मुझे खाना ला कर दो। तुम्हारे इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरे पैरों में गिर गई और बोलने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने तुमसे शादी करने के लिए भी अपनी सहमति दी थी, जैसे अब वो अपने इस फैसले पर पछता रही हो। लेकिन मुझे इस पर तरस नहीं आया, क्योंकि मैं दीपाली को छोड़ने की तैयारी पहले से ही कर चुका था कि दीपाली को इसी घर में छोड़कर, जो किराए का था, अपनी दुकान किसी को बिना बताए दूसरे शहर में शिफ्ट कर लूंगा। अब मैं दीपाली से जान छुड़ाना चाहता था। मैं इस प्लान को पूरा करने के लिए उत्सुक था। मुझे पता था कि ये बात दीपाली को जीवन भर सबक सिखाएगी। वो ना तो दूसरी शादी कर सकेगी और ना ही किसी के काबिल रहेगी। मैंने अपनी दुकान किसी को बिना बताए अपने ही एक दोस्त को बेच दी। उसने मुझसे 2-3 दिन का टाइम मांगा। अब मैंने दुकान पर भी जाना बंद कर दिया था। दीपाली अब मुझे खुश करने के लिए और भी ज्यादा बातें करती और अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती, लेकिन मैं उसे बोलता कि कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मेरी इस घर में आखिरी रात थी। मैंने सोचा क्यों ना आज दीपाली से मोहब्बत से कुछ बातें की जाए, ताकि इसे प्यार खोने का एहसास जिंदगी भर रहे। मैं कमरे में आया तो दीपाली बैठी रो रही थी। उसने मुझे देखा और मेरे पास आ गई और बोली, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद भले ही तुम मुझे छोड़ देना। हाँ, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी, मैं एक खराब लड़की हूँ,
क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु के बाद मेरी मम्मी ने घर वालों के कहने से दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरा दूसरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं था, वो मुझसे चोरी करवाता था। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पर आई मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरे सौतेले पिता के डर से मुझे वो काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा सौतेला बाप आपकी दुकान के बाहर ही खड़ा था। उस दिन उसने वादा किया था कि ये तुम्हारी आखिरी चोरी है, उसके बाद मैं तुमको आजाद कर दूंगा। खैर न जाने कैसे, लेकिन ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि इस बार वो अपनी जुबान पर कायम रहा और मुझे आजाद कर दिया। वो चोरी मेरी आखिरी चोरी थी। फिर मैं अपने मामा के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी मुझे अपने घर में नहीं रहने दिया और फिर मैं अपने चाचा के पास आ गई और उन्हें अपने सौतेले बाप की सारी सच्चाई बता दी कि वो मुझसे चोरी करवाता है। मेरे चाचा के बच्चे नहीं थे। मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरे कहने पर ही चाचा ने आपसे मेरी शादी कराने की भी बात की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा, मैं दीपाली को चोर समझता था, लेकिन पता नहीं ये किन किन हालातों से गुजरी होगी। अब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने दीपाली की कभी कोई बात नहीं सुनी थी। अगर वो कुछ कहने की कोशिश भी करती थी तो मैं इसे चुप कर दिया करता था। फिर दीपाली मुझे बोलने लगी, अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो मैं खुशी खुशी तुमसे अलग होने के लिए तैयार हूं, मगर जो मैंने आपको बताया है यही सच है। फिर मैंने दीपाली पर की क्रूरता की माफी मांगी। उसने भी रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और एक बार फिर उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मेरी दुकान बिक चुकी थी। मैं दूसरे शहर तो आया, लेकिन दीपाली को साथ लेकर मैंने यहां भी ऐसी ही दुकान कर ली, जो कुछ दिनों के बाद अच्छी चलने लगी। और भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद मैं पापा बन गया और अब दीपाली और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।